Good morning, everyone. Welcome to High Tech Digital Classes. Today, I will teach you about business law, and then we will discuss about the Indian Contract Act 1872. That is the first unit of business law. So, first of all, we have to understand what is law. लॉ होता क्या है, कानून होता क्या है और लॉ बनता कैसे है। तो वो हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि जो लॉ है वो बनता कैसे है। सबसे पहले आप व्हीकल्स तो चलाते ही हैं। आप कहेंगे हाँ मैं चलाता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप व्हीकल्स चलाते हैं। कोई कहेगा मैं बाइक चलाता हूँ, कोई कहेगा मैं कार चलाता हूँ। लेकिन क्या आप रेड लाइट पर अपनी गाड़ी को रोकते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि फॉलो करते हैं और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम तो जंप कर जाते हैं। हम ये हमारा धर्म नहीं है कि हम फॉलो करें रूल्स को। पहले के टाइम में क्योंकि हमारे दादा परदादा के टाइम पे साइकिल या बाईसाइकिल्स या आप कह लीजिए कि बैलगाड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा रोड्स नहीं थी, तो एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। आज के टाइम में क्योंकि मोटर व्हीकल्स के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मोटर व्हीकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रोड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हाईवेज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिस वजह से एक प्रॉब्लम, एक समस्या क्रिएट हो गई है, एक समस्या हो गई है, दैट इज़ एक्सीडेंट्स। यानी एक्सीडेंट्स की जो नंबरिंग है या एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो जब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे रोड्स बनी और जैसे जैसे मोटर व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, मोटर व्हीकल्स का नंबर बढ़ने लगा, वैसे वैसे एक समाज में एक समस्या होने लगी। और वो समस्या क्या थी? लोगों को वो समस्या दिखने लगी। वो समस्या क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है? एक्सीडेंट्स। तो एक्सीडेंट्स जब होने लगे तो लोगों ने सोचा कि इसका कोई सल्यूशन भी होना चाहिए। अब इसका सल्यूशन क्या था? इसका सल्यूशन ये था कि हम एक काम करते हैं, हम ट्रैफिक रूल्स बना लेते हैं। ट्रैफिक रूल्स अगर बनेंगे तो लोग उसको फॉलो करेंगे और एक्सीडेंट्स का जो नंबर है वो कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ट्रैफिक रूल्स थे, ये रूल्स बनाए गए, तो रूल्स तब तक कोई फॉलो करता नहीं है सीरियसली जब तक कि वो लॉ नहीं बन जाता है, जब तक कि वो कानून नहीं बन जाता है। तो हमने एक पूरी रूल बुक तैयार कर ली जिसमें सारे रूल्स दिए हुए थे ट्रैफिक से रिलेटेड कि आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं। वो रूल बुक जब बन गई, क्योंकि वो रूल्स थे तो लोग उसे फॉलो करेंगे नहीं जब तक वो कानून नहीं बनेगा, तो इन रूल बुक्स को पार्लियामेंट में पेश किया गया और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने उसको लागू करने के लिए बोल दिया, उसको यस बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम जो है इसको पास कर देते हैं। पार्लियामेंट ने उस रूल बुक को पास कर दिया। और जैसे ही पार्लियामेंट उसको पास कर दिया, या पार्लियामेंट अगर रूल बुक को पास कर देती है या पास कर देती है रूल्स को, तो वो एक्ट बन जाता है। तो ये जो रूल्स थे ट्रैफिक से रिलेटेड वो क्या बन गए? आपके एक्ट बन गए, क्योंकि पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया। अब जो ये एक्ट बना है, अब जो एक्ट का नाम है वो समस्या से रिलेटेड ही होगा, तो उस एक्ट को नाम दे दिया गया मोटर व्हीकल एक्ट। ऐसे ही एक और समस्या होने लगी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बिजनेस लॉ है, तो हम समझ रहे हैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू कि लॉ एक्चुअली में होता क्या है और लॉ बनता कैसे है। अब हम इधर आ जाते हैं। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा तो फ्रॉड भी उतने ही ज़्यादा बढ़ने लगे। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा, कॉमर्स बढ़ने लगा, वैसे वैसे ही फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, चिटिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, लोग जो है धोखाधड़ी ज़्यादा करने लगे। तो फिर से एक प्रॉब्लम जो है वो हुई। वो प्रॉब्लम क्या थी? कॉमर्स में और बिजनेस में फ्रॉड। अब फ्रॉड को किस तरीके से ख़त्म किया जा सके या उसको कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए एक सल्यूशन ढूंढा गया। और सल्यूशन यानी कि समस्या का समाधान ढूंढा गया। और वो समाधान क्या था? वो समाधान ये था
कि हम क्या करते हैं, बिजनेसेस में लेन देन होता है यानी एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यानी संविदा होती है। तो हम जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की रूल बुक तैयार कर लेते हैं ताकि लोग उसके फॉलो करें, और अगर लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो दंड के भागीदार होंगे, यानी उन्हें दंड मिलेगा, क्योंकि दंड मिलेगा तो वो लॉ को फॉलो करेंगे। तो इसीलिए एक रूल बुक तैयार की गई जिसमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रूल्स थे। उन रूल बुक को पार्लियामेंट में पेश किया गया और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने उसको हाँ बोल दिया और उसको पास कर दिया। वो एक, क्योंकि पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो वो एक क्या बन गया, ये रूल बुक क्या बन गई, एक एक्ट बन गया। अब क्योंकि एक्ट का नाम किससे रिलेटेड होगा, उस समस्या से रिलेटेड होगा, तो एक्ट का नाम रखा गया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो पार्लियामेंट में पास हुआ, लेकिन उस टाइम पे हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। हमें रूल कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है। तो आप कहेंगे कि जिस पार्लियामेंट में ये पेश हुआ या पास हुआ वो पार्लियामेंट तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब पास हुआ था पार्लियामेंट में तो वो पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट थी। बेशक हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, वो हम पे रूल कर रहे थे, लेकिन वो पार्लियामेंट कैसी थी, इंडियन पार्लियामेंट थी। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पास हुआ तो उस टाइम पार्लियामेंट कौन सी थी, तो आप कहेंगे इंडियन पार्लियामेंट थी। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो पास या वो जो है अप्लाई हुआ 1 सितंबर 1872 को। तो दैट इज द डेट वेयर व्हेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज पास्ड। दूसरा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब बन गया तो ये बहुत बल्क में था, बहुत मोटा था, बहुत हैक्टिक था। तो इसका बर्डन कम करने के लिए और इसको हल्का करने के लिए सरकार ने क्या किया, 1930 में सेल के गुड्स के सेल से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे उनको उनके लिए एक अलग एक्ट बना दिया और उस एक्ट का नाम था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 किसका पार्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही ये पार्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही निकल करके आया है। उसके बाद सरकार 1932 में फिर से जागी। जब सरकार 1932 में फिर से जागी तो जितने भी पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में थे उन प्रोविजंस को अलग एक एक्ट बना दिया गया उनके लिए, और उस एक्ट को नाम दिया गया पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये क्या है, ये आपको समझने के लिए है कि लॉ बनता कैसे है। लॉ का मतलब होता है कि समाज में जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान निकाला जाए, और वही समाधान क्या होता है, आपका लॉ होता है। लॉ सोसाइटी की लॉ का जो बेस है ना, लॉ का जो बेस है वो समाज की समस्याएं हैं। उन समस्याओं का हल ही क्या कहलाता है, कानून कहलाता है। जैसे कि जितने भी सारे एक्ट्स हैं, कोई समस्या हुई फिर उसकी उसमें प्रॉब्लम्स हुई फिर उसका सलूशन निकाला गया यानी कानून बनाए गए। तो ये सारा क्या है, ये समझाने के लिए है कि लॉ एक्चुअली बनता कैसे है। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक एक्सीडेंट की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटर व्हीकल्स का नंबर बढ़ गया, तो हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ी ताकि हम सल्यूशन निकाल सके। सल्यूशन क्या था, रूल बुक था, उसको फिर पार्लियामेंट ने पास किया, फिर वो एक एक्ट बन गया, उस एक्ट का नाम था मोटर व्हीकल एक्ट। ऐसे ही फिर हम आ गए थे बिजनेस पे, क्योंकि सब्जेक्ट बिजनेस लॉ है। तो ये बना कैसे होगा, कैसे हमें हमारा जो है बिजनेस लॉ बना, वो इसलिए बना क्योंकि जब बिजनेसेस बढ़ते चले गए, डेवलप होते जा रहे हैं, लोग व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में क्या है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर तरीके के नेचर व्यवहार हर तरीके के लोग काम करते हैं, हर ओहदे के लोग काम करते हैं। तो जो
फ्रॉड है, जो धोखाधड़ी है, उसका नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये भी एक समस्या है जिसका समाधान निकाला गया कि क्यों ना हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रूल्स बनाएं, और वो पार्लियामेंट ने पास कर दिए। कैसी पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट, नॉट अ ब्रिटिश पार्लियामेंट। फिर जब वो एक्ट पास हो गया तो उसको नाम दिया गया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इस तरीके से जो है ये लॉ से बिजनेस से रिलेटेड लॉ बना, जिसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो उसकी फर्स्ट यूनिट है जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ कम टू द फर्स्ट यूनिट ऑफ बिजनेस लॉ, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो लागू कब हुआ था? 1 सितंबर 1872 को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस नेचर का है। तो हम कुछ केसेस या कुछ एग्जाम्पल्स आप समझ लीजिए, इनसे हम समझेंगे कि किस नेचर का ये एग्रीमेंट है, और ये इसमें कंसिड्रेशन है नहीं है, या ये इन्फोर्समेंट बाय लॉ है नहीं है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है या नहीं है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दैट इज, यहाँ पे दो पार्टीज हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, दोनों फ्रेंड्स हैं। पार्टी ए पार्टी बी से कहती है कि आप जो है वो चाय पे आइए, और मिलके बैठते हैं, बात करते हैं, चाय पीते हैं, कुछ खाते पीते हैं। ए ने यानी बी को ऑफ़र दिया, बी ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी उनकी डेट उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड की है कि आप इस दिन आइए, और बी ने कहा ठीक है मैं उस दिन आऊँगा और बैठ कर के हम चाय पिएंगे। अब ए जो है उसका तो सारा खर्चा हो गया, जो भी वो सामान खाने पीने का लेके आया है, उसने चाय बनाई है, जो भी अरेंजमेंट उसने अपने फ्रेंड के लिए किया है, यानी बी के लिए किया है। दोनों फ्रेंड हैं, लेकिन बी जो है वो ड्यू डेट पर आता नहीं है, जो डेट उन्होंने डिसाइड की थी मिलने की, अपना मिल बैठ के बात करेंगे, चाय पियेंगे, खाएंगे पियेंगे। तो क्या ए बी के ऊपर केस कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता? इसे सोचिए पहले, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एच, हस्बैंड जो है वो वाइफ को गोल्ड नेकलेस देने का वादा करता है, यानी वो ऑफर करता है अपनी वाइफ को कि मैं आपको इस डेट को, इस फलाना डेट को आपको गोल्ड का नेकलेस दूंगा। और जो वाइफ है वो एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है मैं आपका गोल्ड का नेकलेस जो है वो लूंगी, आप मुझे गिफ्ट करेंगे। तो हस्बैंड जो है उसने अपनी वाइफ को जो वादा किया था, जो ऑफर दिया था, वो फुलफिल नहीं किया, और उसने वो गोल्ड नेकलेस अपनी वाइफ को नहीं दिया। क्या वाइफ कहती है मैं आपके ऊपर केस करूंगी क्योंकि आपने मुझे जो है गोल्ड का नेकलेस जो आपने मुझे ऑफर किया था, जो प्रॉमिस आपने किया था वो आपने पूरा नहीं किया, आपने नहीं निभाया, तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी। तो क्या वाइफ हस्बैंड के ऊपर केस कर सकती है? फिर से सोचिए, हम थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज एक्स और वाई। एक्स जो है वो वाई को एक ऑफर देता है कि मेरी एक कार है जो मैं आपको 2 लाख रुपए की दूंगा, और जो भी पार्टी वाई है वो एक्सेप्ट करती है, ठीक है मैं आपसे कार लूँगा और बदले में मैं आपके 2 लाख रुपए आपको दूंगा। और इस डेट पे, जो भी पर्टिकुलर डेट उन्होंने डिसाइड की है अपने अपने आपसी समझ से, अपने आपसी म्यूचुअल कंसेंट से, उस डेट पर जो वाई है वो परचेज करने से कार को मना कर देता है। या फिर इसको रिवर्स कर दीजिए, जो एक्स है वो वाई को अपनी गाड़ी सेल करने से मना कर देता है, हालांकि उसने ऑफर दिया था और उसने एक्सेप्ट किया था। तो क्या वाई एक्स के ऊपर केस कर सकता है? या रिवर्स कर दीजिए, या क्या एक्स वाई के ऊपर केस कर सकता है अगर वाई परचेज करने से मना कर देता है? और क्या वाई एक्स के ऊपर कर सकता है केस अगर एक्स जो है वो अपनी कार वाई को देने से, बेचने से मना कर देता है? तो थोड़ा फिर सोचिए, हम फिर लास्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जगह भी ख़त्म हो गई है तो लास्ट एग्जाम्पल पे इसे ख़त्म करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल इज
एक नमाजी होता है जो 5 वक्त की नमाज जो है वो पढ़ने जाता है, और वहाँ पे एक मौलाना जी होते हैं। जो मस्जिद की एक दीवार है वो टूटी फूटी है, टूटी हुई है, उसे बनवाने के लिए नमाजी हर रोज़ मौलाना के पीछे पड़ जाता है कि आप जो है इस दीवार को बनवाते क्यों नहीं हैं, आप इस दीवार को बनवाइए। मौलाना हर रोज़ वो यही कहता है मौलाना से, जब भी वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने जाता है। अब मौलाना हो जाता है परेशान। मौलाना जी कहते हैं कि आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप ही बनवा दीजिए ये दीवार। तो नमाजी कहता है ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं आपको 100 रुपये दूंगा और आप वो दीवार जो है उसको ठीक करवा लीजिए, और इस तारीख को, जो भी तारीख उन्होंने डिसाइड की है, आप आ जाइए और वो 100 रुपये ले लीजिए। लेकिन जिस दिन मौलाना जी नमाजी के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए, अब आप कहेंगे कि 100 रुपये तो बहुत कम है, तो ये पहले की बात है, पहले के टाइम में 100 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो नमाजी जो है वो मना कर देता है, वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा। तो नमाजी ने तो ऑफ़र किया था और मौलाना जी ने एक्सेप्ट किया था, तो क्या अब मौलाना जी नमाजी के ऊपर केस दायर कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, केस कर सकते हैं? सोचिए। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सेकंड स्टेप इज, इन सारे एग्जाम्पल्स में और इन सारे केसेस में एक चीज़ सबसे कॉमन है, वो है कि यहाँ पे ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों ही हैं, दोनों ही जो एलिमेंट हैं वो इन्वॉल्व हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के या कॉन्ट्रैक्ट के, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे कॉमन चीज़ यही है कि यहाँ पे ऑफर भी है और एक्सेप्ट भी किया है, यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोथ आर देयर। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस जब मिलते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो वो क्या बन जाते हैं, वो एग्रीमेंट बन जाते हैं। यानी एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि एग्रीमेंट यहाँ पे ये प्रॉमिस भी है, क्योंकि वादा भी किया ही है, प्रॉमिस भी किया है, दिख रहा है हमें, वो भी कॉमन है, प्रॉमिस किया गया है। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि प्रॉमिस भी यहाँ पर है। हालांकि आप ये मत भूलिएगा कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट। लेकिन हम थोड़े टाइम के लिए एग्जाम्पल को समझने के लिए मान लेते हैं कि प्रॉमिस यहाँ पे है, एग्रीमेंट भी है और प्रॉमिस भी है, और हालांकि प्रॉमिस है भी। अब ए और बी दोनों क्योंकि मित्र थे, मित्र तो मिलते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, चाय पानी पीते रहते हैं, तो ये सोशलाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स हैं, अगर मैं उनको सोशल एग्रीमेंट्स कह दूं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इस तरीके के एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट, हस्बैंड वाइफ, यानी यहाँ पे घरेलू बात हो रही है, यहाँ पर घरेलू बात हो रही है, तो इस तरीके के एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। यानी जहाँ पे घरेलू बात हो रही है, घरेलू जो है बात यहाँ पे आ रही है कि हस्बैंड वाइफ को नेकलेस दे रहा है लेकिन उसने दिया नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक्स और वाई, एक्स जो है और वाई जो है वो एक तरीके का व्यापार कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। एक्स अपनी कार दे रहा है और वाई जो है उसको परचेज कर रहा है, और ऑफर भी दिया गया है, एक्सेप्टेंस भी दी गई है, और वहाँ पे 2 लाख रुपए वाई देगा एक्स को जब वो अपनी कार वाई को बेच देगा। तो यहाँ पर लेन देन हो रहा है, लिया जा रहा है कुछ और दिया जा रहा है, तो ये एक तरीके से व्यापारिक एग्रीमेंट है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स। इस तरीके के एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, कॉमर्शियल एग्रीमेंट। अब लास्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जहाँ पे एक नमाजी है, एक मौलाना जी हैं, और नमाजी जो है वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उन्हें दीवार टूटी हुई दिखाई दी, उन्होंने कहा इसको मेंटेन, इसको रिपेयर कराइए। मौलाना जी परेशान हो गए कि आप ही करा दीजिए, हमारे पास तो नहीं है पैसा। पैसा लेने गए, नमाजी राज़ी हुआ मैं दूंगा, लेकिन उसने टाइम पे मना कर दिया। तो इस तरीके का जो ये वर्क कर रहा है, ये सोशलाइज कर रहा है, सोशल वर्क कर रहा है। तो इस तरीके के एग्रीमेंट को भी हम क्या कहते हैं, सोशल एग्रीमेंट। अब ये तो हमारा है, ये हमें क्लैरिटी दे रहा है कि कौन सा एग्रीमेंट किस नेचर का है। अब हम अपने थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, जिसको टेक्निकल भाषा में कंसिडरेशन कहते हैं।
यानी टेक्निकली हम इसको कंसिडरेशन कहते हैं, और कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब है बदले में कुछ लिया जा रहा है या दिया जा रहा है। ठीक है, लिया भी जा रहा है और दिया भी जा रहा है। तो हम ये देखेंगे कि इन एग्जाम्पल्स में समथिंग इन रिटर्न इन्वॉल्व है और किस में नहीं है और किस में है। फर्स्ट एग्जाम्पल में ए जो है वो बी को ऑफर कर रहा है। भी ए का तो खर्चा हो गया सारा, जो भी वो सामान खाने पीने का लेकर के आया है, जो भी उसने अरेंजमेंट किया है उसका खर्चा तो हो गया, लेकिन बी क्या दे रहा है उसे बदले में? बी तो कुछ भी नहीं दे रहा है। क्या बी उसे पैसे दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर समथिंग इन रिटर्न नहीं है, मतलब कि कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ को गोल्ड नेकलेस दे रहा है। क्या वाइफ जो है वो हस्बैंड को बदले में पैसे दे रही है? कुछ दे रही है? समथिंग इन रिटर्न कुछ दे रही है? नहीं दे रही है। तो यहाँ पे भी समथिंग इन रिटर्न यानी कि कंसिडरेशन नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाइए, एक्स और वाई। एक्स जो है वो वाई को कार दे रहा है, और जो वाई है वो एक्स से कार खरीद रहा है, यानी 2 लाख रुपए वो दे रहा है, और दोनों ने ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों ही है। एक्स ऑफर कर रहा है, वाई एक्सेप्ट कर रहा है, और ये किस नेचर का एग्रीमेंट है? कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट। और कॉमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट में समथिंग इन रिटर्न होता है। तो यहाँ पर समथिंग इन रिटर्न है, कार ली जा रही है और पैसे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? समथिंग इन रिटर्न है, बिल्कुल है, यहाँ पे कंसिडरेशन है। लास्ट एग्जाम्पल, नमाजी एंड मौलाना जी। अब नमाजी और मौलाना जी जो है, नमाजी तो पैसे दे रहा है, मतलब ऑफर कर रहा है, और मौलाना जी जो है वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन पैसा दिया नहीं गया है। या फिर अगर नमाजी पैसे दे रहा है, नमाजी कह रहा है कि मैं पैसे दूंगा, लेकिन मौलाना जी क्या दे रहे हैं बदले में? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। समथिंग इन रिटर्न तो वो कुछ दे ही नहीं रहे हैं बदले में, सिर्फ ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो क्या है? कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि समथिंग इन रिटर्न नहीं है। That is clear. Come to the another point, that is intention to create legal relationship. एक एग्रीमेंट के अंदर इंटेंशन टू, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या एक एग्रीमेंट को एग्रीमेंट बनाने के लिए देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो अब हम देखेंगे कि इन एग्जाम्पल्स में क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था। फर्स्ट एग्जाम्पल में ए और बी के बीच में जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ पर कोई भी इंटेंशन टू मेक लीगल रिलेशनशिप या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था। क्या कहीं पे उन्होंने लिखा था कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम पे सूट फाइल कर दूंगा, या मैं अगर नहीं जाता हूँ बुलाने पर ए के तो ए मुझ पे सूट फाइल कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने कोई भी ऐसा लीगल रिलेशनशिप नहीं बनाया था। इसीलिए फर्स्ट एग्जाम्पल में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, हम ये प्रेज्यूम करके चलते हैं, हम ये प्रेजम्पशन बना के चलते हैं कि एक एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल में हस्बैंड जो है वो वाइफ के को जो है गोल्ड नेकलेस देता है, ऑफर करता है, और जो वाइफ है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा जो है एग्रीमेंट नहीं लिखा है, ऐसा एग्रीमेंट कोई नहीं बनाया है जहाँ पे ये लिखा गया हो कि अगर हस्बैंड वाइफ को गोल्ड नेकलेस नहीं दे रहा है तो जो वाइफ है वो हस्बैंड पे सूट फाइल कर देगी या केस फाइल कर देगी या उसको कोर्ट में ले जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर भी सेकंड एग्जाम्पल में भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। इसीलिए वाइफ जो है अपने हस्बैंड पे सूट फाइल नहीं कर सकती, केस फाइल नहीं कर सकती। इसी तरीके से जो ए है वो भी बी पर केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था। इसीलिए बी ए पे केस नहीं कर सकता, वाइफ हस्बैंड पे केस नहीं कर सकती। कम टू द थर्ड एग्जाम्पल या थर्ड केस आप बोल सकते हैं, दैट इज एक्स एंड वाई। एक्स जो है वो अपनी कार सेल कर रहा है और जो वाई है उसको परचेज कर रहा है। यानी कि जब उन्होंने ये एग्रीमेंट बनाया था तो उन्होंने एक लीगल रिलेशनशिप वहाँ पे बनाया था। इसीलिए क्यों?
इसलिए क्योंकि अगर एक्स कार दे रहा है, वाई जो है उसके बदले में पैसा दे रहा है, ये एग्रीमेंट तो बना था ना उनके बीच में। तो अगर एक्स जो है वो वाई को ड्यू डेट पे, जो भी डेट उन्होंने डिसाइड की है टू सेल और परचेज और टू गिव मनी, अगर उस डेट पे एक्स वाई को मना कर देता है तो जो वाई है वो एक्स पे सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि वैसे भी ये कॉमर्शियल एग्रीमेंट है, ऑलरेडी वहाँ पे समथिंग इन रिटर्न भी है, तो ये एक पूरा प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है, क्योंकि ये कॉमर्शियल एग्रीमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसको रिवर्स कर दीजिए, वाई जो है, वाई अगर एक्स को टाइम पे ड्यू डेट पे पैसे नहीं देता है तो एक्स जो है वो वाई पे क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, उसको कोर्ट में घसीट सकता है, कोर्ट में उसे लेके जा सकता है अपने अधिकारों के लिए। अब यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था, इसीलिए एक्स वाई पे, अगर वाई जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है या वाई एक्स पे अगर वो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता है तो केस फाइल कर सकते हैं। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मतलब अगर वो तोड़ देता है समय पर उस एग्रीमेंट को। लास्ट एग्जाम्पल इज नमाजी एंड मौलाना। यहाँ पे भी इन लोगों का कोई ऐसा सच कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं था कि अगर नमाजी जो है वो पैसे नहीं देगा तो जो मैं हूँ उस पर केस फाइल कर दूंगा, या मैं जो है इसीलिए जो नमाजी हैं वो जो मौलाना जी हैं वो नमाजी पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था। उन्होंने कुछ ऐसे लिखित में लिखा ही नहीं था कि अगर आपने मुझे 100 रुपये नहीं दिए तो मैं आप पे केस फाइल कर दूंगा, मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा, मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा, मैं आप पे आरोप लगाऊंगा आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था ही नहीं। सो आई थिंक आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा कि लॉ क्या होता है। लॉ का जो बेस है वही समाज की समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का सल्यूशन ही क्या है, लॉ है, कानून है। तो अब ये हमारा टॉपिक जो है इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑफ हाईटेक डिजिटल क्लासेस। थैंक यू।